हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग होता है जो कहलाता है सैन्य मामलों का विभाग। तो उसके अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? अतुल आनंद बने हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो रोहित जावा जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ बने हैं। अभी हाल ही में हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी का चेयरमैन बनाया गया है और स्वामीनाथन जानकी रमन जो हैं वो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। दोस्तों, वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने 3 जुलाई 2023 को सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव की जो भूमिका थी उसको ग्रहण कर लिया है और उन्होंने अनिल पुरी का स्थान लिया है। यहाँ पर नियुक्ति की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 3 साल के लिए। और इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि थे ब्रजेंद्र नवनीत, उनका भी कार्यकाल 9 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गरनॉट डॉलनर जो है वो ऑडी के नए सीईओ बने हैं और आईपीएस रवि सिन्हा रॉ के नए चीफ बने हैं। तो ये है रवि सिन्हा जी, तो ये रॉ के नए चीफ बने हैं। दोस्तों, रक्षा बलों की बात आई है तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो ये देश के दूसरे सीडीएस हैं। पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत जी। थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जनरल मनोज पांडे, जो कि 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। अभी हाल ही में बीएसएफ के डीजी कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल बने हैं। दोस्तों, सेना से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट है ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये मंगोलिया में आयोजित किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में रण विजय अभ्यास का आयोजन किया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत अभी हाल ही में संशोधक लॉन्च किया गया है। भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरिन चौबटिया उत्तराखंड में अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो ये दोस्तों सेना से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइए, आप स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे ऐप पर भी पीडीएफ उपलब्ध है, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा इसका कोलकाता। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि ये डूरंड कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है और भारत का सबसे पुराना कप है फुटबॉल से रिलेटेड, और ये एशिया का भी सबसे पुराना कप है फुटबॉल से रिलेटेड। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन को देख लेते हैं। तो दुबई में अभी हाल ही में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया था, जिसको उमा कोलकाता की टीम ने जीता है। भुवनेश्वर में अभी हाल ही में कलिंगा स्टेडियम में भारत ने फुटबॉल का इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है लेबनान को हरा करके। चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप का आयोजन किया गया था, जिसको इजिप्ट ने जीता था मलेशिया को हरा करके। दोस्तों, डूरंड कप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो डूरंड कप 2023 का जो आयोजन है वो 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कोलकाता में किया जाएगा। इसमें कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 24 टीमें हिस्सा लेंगी। सबसे पहला आयोजन इसका हुआ था 1888 में डगसाई हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, इस कप का नाम सर मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। आपने सुना होगा डूरंड लाइन या डूरंड रेखा, तो ये किन दो देशों के बीच है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 131वें संस्करण की बात करें तो ये 2022 में आयोजित किया गया था और इसको जीता था बेंगलुरु ने पहली बार।
दोस्तों दो टीमें हैं फुटबॉल की, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। तो इन दोनों टीमों ने सबसे अधिक बार डूरंड कप को जीता है और इन दोनों टीमों ने अब तक 16 बार डूरंड कप का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों बात आई है फुटबॉल की, तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग को अभी हाल ही में जारी किया गया है। भारत इसमें 100वें स्थान पर पहुंच गया है और अर्जेंटीना पहले स्थान पर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हाल ही में बनाया है। सऊदी अरब 2027 के एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा और फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। और दोस्तों अभी हाल ही में अंडर 20 विश्व कप हुआ है फुटबॉल का, तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है उरुग्वे ने। किसने जीता है दोस्तों? उरुग्वे ने। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा में। अभी नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन किया गया है। पटना में G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया है और गोवा में G20 पर्यटनकार समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। दोस्तों स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो है अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना। बात कर लेते हैं G20 की, तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और यह एक इंटरनेशनल फोरम है 19 देशों और यूरोपीय यूनियन का। और G20 का जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है, लेकिन 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों G20 में कौन कौन से देश आते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। तो G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस और यूईयू यानी यूरोपीय यूनियन आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो दोस्तों ये जो 20 देश हैं इनके पास पूरी दुनिया की 2/3 जनसंख्या है और पूरी दुनिया की 85% जीडीपी जो है वो इन देशों के पास है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती कब मनाई जाएगी? तो ये मनाई जाएगी दोस्तों 4 जुलाई को। कब मनाई जाएगी? 4 जुलाई को। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है और 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात करें अल्लूरी सीताराम राजू की, तो यह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1897 को। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में आदिवासी समुदायों की हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जिस प्रकार से दोस्तों आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, टांटिया भील का नाम सुना होगा, तो उसी प्रकार से साउथ इंडिया में अल्लूरी सीताराम राजू का नाम है। ठीक है। तो ये भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रंपा विद्रोह 1922 का नेतृत्व किया था। 2022 में पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया था। दोस्तों हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। जैसे 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को कनाडा दिवस भी मनाया गया है, 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया गया है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया गया है, 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया है, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और 3 जुलाई को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण बढ़कर कितना हो गया है? तो दोस्तों भारत का जो विदेशी ऋण है मार्च 2023 के अंत में वो है 624.7 बिलियन डॉलर का। कितना है? 624.7 बिलियन डॉलर का। तो अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा ये आंकड़े पेश किए गए हैं और आरबीआई ने ये बताया है कि मार्च 2023 के अंत में भारत का जो विदेशी ऋण है वो है 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, जबकि 2022 में ये जो ऋण था वो था 619.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का।
आरबीआई की बात करें तो बोलते हैं इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और आरबीआई का 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों राजेंद्र सिंह भट्ट को अभी हाल ही में पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन की बात करें तो प्रिया एएस को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मलयालम में। नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है मिस्र के द्वारा। और टेड्रोस घेब्रेयेसस को अभी हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यूके भारत सप्ताह समारोह के दौरान अनुभवी सैनिक राजेंद्र सिंह भट्ट को यूके के पीएम ऋषि सुनक के द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें अगर हम राजेंद्र सिंह की, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। 1943 में हवलदार मेजर का इन्हें सम्मान मिला था, यानी कि 1943 में ये हवलदार मेजर यानी सर्जेंट मेजर बन गए थे। तो दोस्तों ये पॉइंट आप नोट करिएगा। और बात करते हैं 2023 में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कारों की। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉर्गो एस्पोडेनोव को, और जो कि बल्गारिया के हैं। और दोस्तों इनके उपन्यास टाइम शेल्टर को ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है 2023 का। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है जयंत नर्लीकर को। फिजी और पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी को। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 दिया गया है CR राव को। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला है कुमार मंगलम बिरला को। और मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 मिला है उत्साह पटनायक को। अगला क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने एशियाई मिश्रित युगल स्पेस टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा कि जोड़ी में यानी मिश्रित युगल में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ये जो एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट हुआ था, ये हुआ था चाइना के हांगजू में। कहाँ हुआ था दोस्तों? चाइना के हांगजू में। और एक और भारतीय जोड़ी है अनाहत सिंह की और अभय सिंह की, तो इसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है इस मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में। दोस्तों स्क्वैश की बात करें तो स्क्वैश खोखली रबर की गेंद के साथ 4 दीवारों वाले कोर्ट पर खेला जाता है। स्क्वैश से रिलेटेड कुछ शब्दावली है, कुछ शब्द जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो SLE, बैक स्विंग, बोर्ड और बॉक्स शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये स्क्वैश से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए किस देश के सम्राट ने माफी मांगी है? तो नीदरलैंड के सम्राट ने माफी मांगी है। देखिए जिस प्रकार से अंग्रेजों ने विभिन्न देशों में अपने औपनिवेशिक केंद्र बनाए थे, विभिन्न देशों को अपने अंडर में किया था, उनको गुलाम बनाया था, उसी प्रकार का काम नीदरलैंड के निवासियों ने भी किया था। नीदरलैंड के निवासियों को हम डच बोलते हैं। तो दोस्तों डच भारत भी आए थे, तो भारत में इन्होंने कई स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां खोली थी, कई स्थानों को अपने कब्जे में रखा था। और इस प्रकार से विभिन्न देशों में भी नीदरलैंड के निवासी गए और गुलाम बनाया लोगों को। तो इसी बात को लेकर के अभी जो नीदरलैंड के सम्राट हैं उन्होंने माफ़ी मांगी है। उन्होंने ये कहा है कि पास्ट में जो हमसे गलती हुई है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, इस प्रकार के काम नहीं होने चाहिए। पिछले साल भी नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट, उन्होंने इसी बात को लेकर माफ़ी मांगी थी। बात कर लेते हैं नीदरलैंड की। तो दोस्तों नीदरलैंड जो है ये यूरोप महाद्वीप में आता है। राजधानी इसकी एम्स्टर्डम है और यहाँ के जो सम्राट हैं वो हैं विलियम अलेक्जेंडर। तो इन्होंने ही अभी हाल ही में माफ़ी मांगी है और प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है नीदरलैंड और इसकी सीमा बेल्जियम जो और जर्मनी से लगती है। अगला क्वेश्चन है, नाडा इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में नाडा इंडिया के द्वारा साराडो के साथ समझौता किया गया है। साराडो का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। बात कर लेते हैं नाडा की। ये नाडा क्या है? तो नाडा जो है भारत में एंटी डोपिंग एजेंसी है, यानी डोपिंग को रोकने के लिए काम करने वाली संस्था है भारत में। तो नाडा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो दोस्तों अभी हाल ही में साराडो और नाडा के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य है खेल में डोपिंग रोधी क्षेत्र में
क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों, नाडा की बात करें तो इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और नाडा भारत में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को नियंत्रित और संचालित करता है। दोस्तों, नाडा का काम क्या होता है, चलिए इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। मान लिया कोई एथलीट है और वो किसी दवा का उपयोग करके किसी खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो इससे होगा क्या कि जिन खिलाड़ियों ने किसी भी प्रकार की दवा का प्रयोग नहीं किया है, जिन्होंने ओरिजिनल अपना प्रदर्शन किया है, उन पर असर पड़ेगा। तो नाडा का काम क्या होता है कि इन खिलाड़ियों में इस बात की जांच करना कि ये खिलाड़ी किसी भी प्रकार की दवा का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, नाडा का। लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो के हुडा सिटी सेंट्रल मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल करके गुरुग्राम सिटी सेंटर कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी ये पॉइंट जो है नोट करिएगा कि जो दिल्ली मेट्रो है उसके द्वारा हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम गुरुग्राम सिटी सेंटर किया गया है। कुछ बदले गए नाम डिस्कस करते हैं, जैसे छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में है उसका नाम राजा शंकर साहेब विश्वविद्यालय किया गया है। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है उसका नाम ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में था उसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है। मुंडवाडीह रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है तो उसका नाम बनारस जंक्शन किया गया है। मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो दोस्तों, ये 2022 में बदले गए नाम हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अजीत पवार बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश में। सर्बानंद सोनोवाल ने कितने लाइट हाउस को पर्यटन स्थलों के रूप में बदलने का अभियान का शुभारंभ किया है? तो 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थलों में बदलने का अभियान शुरू किया है। भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? मेन स्पॉन्सर कौन बना है? तो ड्रीम 11 बना है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का विलय किस बैंक में हुआ है? HDFC बैंक में हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित किया है? नई दिल्ली में। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंध करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? श्रियंका पाटिल बनी है। वीर देविंदर सिंह का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे? तो वह पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? माइकल रोसेन को प्रदान किया गया है। किस देश की सरकार ने पहली बार किसी फ्लाइंग कार को उड़ने की मंजूरी दी है? अमेरिका की सरकार ने। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख खेलों से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या। जैसे कबड्डी में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, लाक्रोस में 12, हैंडबॉल में 7, खो खो में 9, सैपक टकराव में 3, स्नूकर में 1, बॉक्सिंग में 2 और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। तो ये खिलाड़ियों की संख्या आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था अजीत पवार। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अजीत पवार ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी पता हो तो वो भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आज का प्रश्न है, 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।